अपना शहर अपनी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रागिब आलम। आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं अमोल विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं यहां के AIMIM के प्रत्याशी जो अमोल विधानसभा से अपना पार्टी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया है, सवाउद जमा उर्फ लड्डू भाई जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो जो इस राजनीति में अपनी धमक रख रहे हैं किस हिसाब से रख रहे हैं और क्या। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप बताइए कि आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है कहाँ से किए थे और किस मुकाम से आप चलना शुरू किए थे? हमारे नाना जो हैं मोइजुद्दीन मुंशी साहब, एक्स MLA, कांग्रेस 1980 to 85 यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं। जो आप देख रहे हैं रेफरल हॉस्पिटल और ये प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, ये आपका ये देख रहे हैं इंटर कॉलेज, ये बैसापुर, ये परसापुर, ये सारा उन्हीं के टाइम पर बना हुआ। मैं अपनी राजनीति की शुरुआत 2001 से किया और 2001 में समझ लीजिए कि मुझे राजनीति का ABCD का उतना ज्ञान नहीं था। और हमारे ही एक दोस्त थे, वो सेवा दल में अध्यक्ष थे जिला में, उनके माध्यम से हम कांग्रेस में कदम रखे और कांग्रेस के बाद कई सीढ़ियाँ चढ़े और उतरे। और उसके बाद फिर हम तारिक अनवर के साथ NCP में 2013 में ज्वाइन किए। यहाँ के भाजपा के उस समय वर्तमान में विधायक थे, उन्होंने मुझे कई गलत केसेस में करके मुझे जेल करने का काम किया कि नॉमिनेशन न कर पाऊँ मैं, चूँकि उन्हीं के बिरादरी से मैं आता हूँ। तो जेल में रहने के बाद मैंने नॉमिनेशन किया और जो भी हुआ भले बुरा 1000, 1100, 1200 लाया, उसमें मांगा का घर भी था। लेकिन ये हुआ कि ये NDA का जो घटक दल BJP है, इसको हराने का मैंने काम किया। यहाँ कांग्रेस का राज रहा है इस अमोल विधानसभा में। उसके बाद अभी पिछले विधानसभा 2015 विधानसभा में यहाँ से सवा जफर भी विधायक चुने गए थे। 2010 विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, 2010 में सवा जफर विधायक चुने गए थे। 15 में फिर से पुनः जलील मस्तान विधायक चुने गए। तो इस दौरान जब से आपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया, राजनीतिक को देखा, इस 15 साल यानी 3 टर्म विधायक जो रहे यहाँ, चाहे जो भी दल के रहे हों, उस बीच में आप कैसा विकास हुआ और उस विकास को आप किस तरह से देखें? ये 15 साल बहुत ही ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस समय मैं राजनीति की बड़ी परिपक्वता की सीढ़ी को मैं चढ़ चुका हूँ। उस वक्त में मैं विकास के बदहाली को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा, भ्रष्टाचारी को चरम सीमा पर छूते देखा, किस तरह से एक एक टेबल से लेकर एक एक विभाग तक भ्रष्टाचार में संलिप्त हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। और किस तरह से योजनाओं का जो है पीसीकरण शुरू हुआ, 2% से शुरू हुआ और 12% से लेकर आज 40% PC पर ये सरकार जो है चल रही है। और सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं मौज खाना पूरी पर शिलान्यास पर आधारित हो गई। आप कहीं पर भी आपको ये यकीन नहीं होगा कि आज जहाँ शिलान्यास हुआ है वहाँ सड़क कभी बनेगा। ये भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के ये इसका जो इतना बड़ा जाल यहाँ पर बुना जा चुका है, जिसके चलते जो है ना बिना सड़क बनाए भी MB हो जाता है और ठेकेदार और नेता और ये पदाधिकारी सभी लोग लूट खसोट कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं आज ब्लॉक के अंदर में सब लूट खसोट के चंगुल में फंसे हुए हैं। कोई भी योजनाएं चरणबद्ध या एक शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो पा रहा। कानून व्यवस्था की बताएं तो कानून व्यवस्था ऐसा ही है कि कुछ रसूख लोगों के कब्जे में ये कानून चला गया और ऐसा लगता है जैसे कि ये देश को 2 हिस्सों में नहीं कई हिस्सों में बांट दिया गया है और एक संविधान नहीं कई संविधान यहाँ बना दिए गए हैं कि किसी गरीब के लिए कोई अलग संविधान है और किसी अमीर के लिए अलग संविधान। तो ऐसी ये 15 साल कटी है और आज इस चरम पर है कि कोई भी विधायक यहाँ पर अभी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो जनता के उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा है कि आप बाढ़ और सुखाड़ तो आप देख ही रहे हैं। बदहाली का एक नया जीता जाता है। ये इलाका अमूमन देखा जाता है कि जब भी प्रतिवर्ष बाढ़ आना तय है इस एरिया में और बाढ़ आता निचला इलाका, उसके बाद किसान का फसल क्षति होता है, लोगों का घर तबाह होता है, कितने का घर कट जाता है। पर यहाँ पर अभी तक बाढ़ के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम सरकार
या यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से नहीं की गई है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इसके लिए जब आप जो दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर पब्लिक का समर्थन आपको मिलता है तो आप इसको कैसे दूर करेंगे? 15 साल की जो आपने बात बताई ना, याद करा दिया मुझे अच्छी तरह याद है कि 15 साल पहले जब बभी बाढ़ आता था, लोग चूड़ा बांटते थे, गुड़ बांटते थे, उसके बाद चना बांटते थे, लोगों को पानी बांटते थे, लोगों को नाव मुहैया कराते थे, और लोगों को जो है, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब कि लोगों के लिए लोगों की हमदर्दी होती थी, प्राइवेट संस्थाएं कुछ ना कुछ मदद करती थी, और जब बाढ़ खत्म हो जाता था तो लोगों को फसल का क्षति का मुआवजा मिलता था, इंश्योरेंस का पैसा मिलता था, और कहीं सुखाड़ होता था तो अनुदान के लिए तेल अनुदान का पैसा मिलता था, बीज खाद ये सब उपलब्ध कराया जाता था। ये पिछले 15 वर्षों में किसी, हमको लगता है सब भूल चुका है कि सरकार का ऐसा भी कोई काम है, और कहीं पर भी आप एक मुट्ठी आपको किसी का मदद का नहीं आपको उम्मीद हो सकता है। इस बार तो ऐसा ये सबूत छोड़ गया है, ये इतिहास बनेगा कि लोगों को हमने घर गिरते देखा, लोगों के नदी में कटती और उसको बिलकते देखा, एक माँ को 5-5 बच्चों को लेकर के बिलक बिलक करके रोते देखा, धरती पीट पड़ कर मट्टी खाते देखा। तो मेरा सवाल वही है, हाँ, तो कि जो बाढ़ की स्थिति होगी, जो बाढ़ आएगी, उसके लिए मुकम्मल इंतजाम का क्या प्लान है? हाँ, मेरे पास मास्टर प्लान हमने बनाया हुआ है। अगर ऊपर वाला का सारा नीति, तो अगर मुझे टिकट मिलता है, और इस बार यहाँ पे अमोर में MIM का बिल्कुल तय है कि वो जीतना ही है, कल भी मैं फिर से आया, बहुत अच्छा फील्ड है, तो वैसी परिस्थिति में मैंने एक एजेंडा तैयार किया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी से ही मतलब कि संबंधित सारे समस्याएं हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये किया है कि कम से कम 10 इंडस्ट्री, जहाँ हम बैठे हैं वो भी एक इंडस्ट्री का एक रूप है जो किसी ज़माने में आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह के हम 10 फैक्ट्री का यहाँ पर आगाज़ करेंगे, और जिसमें कम से कम एक फैक्ट्री में 20-20 हज़ार रोजगार का साधन तैयार होगा। और दूसरा है हमारा कि यहाँ पर जितने भी आपकी योजनाएं पहले सरकार ने लाई थी, वो योजना पर तो काम नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर से उसको स्टार्ट करने का काम करूँगा। मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन, ये सब पर मैं जोर दूंगा, और मछली पालन को बढ़ावा दूंगा। ये क्षेत्र पानी का एरिया है, इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं कि यहाँ पर जो है फूड जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कम से कम 10 कंपनियाँ मैं यहाँ खुलवाऊँगा। और दूसरा है यहाँ कृषि के लिए मैंने छोटे छोटे जो है ना संस्थाएँ या इंस्टीट्यूशन तैयार करके, उसके बाद टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें लोगों को मतलब के ट्रेनिंग के माध्यम से उसको एक टेक्नीशियन का एक हब बनाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से टेक्नीशियन विदेश भी जाए, यहाँ से टेक्नीशियन बाहर जाए। तो इस तरह का मैं हब बना करके रोजगार के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ूंगा। तीसरा है यहाँ पर नदी का चारों तरफ जाल छिड़ा हुआ है, और नदी का जाल के साथ साथ बेरोजगारी भी चरम पर है, तो नदी के ऊपर मैंने बांध किया। अभी नितिन गडकरी से हमारी सीधी बात हुई है, उन्होंने कहा कि बेटा मैं साथ हूँ, सरकार है, सरकार का काम करना है, मैं चाहता हूँ कि काम करूँ, आप प्रोजेक्ट बना के दो, मैं राज्यसभा से पास कराऊंगा। तो उसमें मैंने सभी नदियों पर बांध करके प्रधानमंत्री सड़क योजना का विकास होगा, विस्तार होगा पूरा, तो उसमें जितने भी लेबर हैं जो बाहर जा रहे हैं उसमें काम करेंगे। ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट यहाँ बहुत दिन से अभी भी अटका पड़ा, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट, जो अगर ये वो प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर लागू होकर सही से उसका क्रियान्वयन हो जाता है, तो हमें लगता है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बहुत हद तक ये कारगर हुआ। क्या कहना, क्या ये कारगर प्रोजेक्ट होगा अगर काम करेगा तो? और यदि आप जनता आपको चुनती है तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या? देखिए, महानंदा प्रोजेक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट इस एरिया का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का जो जन्मदाता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उस प्रोजेक्ट में क्या है, किसी भी आप पदाधिकारी या नेतागण से पूछिएगा, कुछ भी नहीं जानेगा। लेकिन एक्चुअलिटी जो हम जमीनी स्तर का नेता हैं, और जमीनी स्तर पर मैं बात करता हूँ, तो एक्चुअल में है कि जितनी भी नदियाँ हैं, यहाँ 5-7 नदियाँ हैं छोटी छोटी, उस नदियों पर बांध करके उसमें जो है सड़क का एक नया रूप तैयार किया जाए जो बेसिन की तरह दिखे,
कि कहीं से कहीं तक वो रोड चला जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो रोड जब बन जाएगा नदी के दोनों छोर में, और जब दोनों छोर से लोग जो है एक शहर से दूसरी शहर उस नदी के माध्यम से जाएंगे, तो नदी बांधा भी चला जाएगा, बाढ़ उबड़ना भी बंद हो जाएगा, और दूसरे रोजगार के बहुत सारे साधन उत्पन्न होंगे। यहाँ के जनता के साथ क्यों खिलवाड़ करे? हाँ, जान के साथ ये 15 साल पहले की जो बात आपने की थी, ये 15 साल पहले ही एक नया प्रोजेक्ट आया था कि जहाँ जहाँ भी बिहार के अंदर में बिहार का जब बंटवारा हुआ झारखंड और बिहार में, तो बिहार में सिर्फ पानी और कृषि रह गया था, और झारखंड में सारे कल कारखाने चले गए। तो यहाँ पानी पर एक प्रोजेक्ट यही बना था कि हर साल जो है ना, कम से कम 500 से 5000 हर जिले में नाव तैयार होगा। एक प्रोजेक्ट था ये सरकार के अंदर, जो कि आज से 15 साल पहले एक बार जिला स्कूल मैदान में आप देखे होंगे, कम से कम हजारों नाव ला के रखा हुआ था। वो नाव को एक बार ही बांटा गया, उसके वो 15 साल आज बीत गया है, आज तक फिर कोई नाव नहीं हुआ। तो नाव का एक रूप होता है कि उसमें कितने सवारी बैठे और उसको चलाया जाए तो वो डूबे नहीं। लेकिन हम लोग का एरिया बहुत बदहाल है। आपने जो बताया कि उसमें 5 सवारी में 10 सवारी बैठ जाता है, यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, किसान मजदूर बहुत बदहाल हैं। लोग फांसी लेने के लिए भी उसके पास सुतरी का पैसा नहीं है। अगर आप फांसी की बात करें तो सुतरी का पैसा नहीं है उसके पास। वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप तो देखे होंगे कि केला को काट काट के लोग नाव बनाता है, और उसमें लोग जो है अपना सामान ढोता है। और आप ऐसे आपको नाव यहाँ दिखने को मिलेगा जो हिंदुस्तान के वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो बदहाली का एक मतलब विस्तार रूप है। और अगर आप कहा जाए कि पिछले 70 सालों में आज़ादी अगर मिली है, तो हमारा ये सीमांचल को आज़ादी है। आइए आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं। यहाँ पर स्कूल है, निबंधन कार्यालय है, थाना है, सब कुछ है, आपका मुख्यालय अनुमंडल वैसी पड़ता है, मगर यहाँ पर कोई कॉलेज वैसा है जहाँ बच्चे को +2 लेवल, जो सरकार दावा करेगी +2 का पढ़ाई यहाँ से हो रहा है, +2 के बाद आगे डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात हो रही थी, हर विधानसभा ITI कॉलेज की बात हो रही थी, क्या अभी तक उसमें से किसी का स्थापना हुआ है यहाँ पर? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने कर दिया है। ये अगर ये खुल जाएगा और पब्लिक जान जाएगी तो पता नहीं क्या कर देगी। ये हमारे नाना ही वो थे मोइनुद्दीन मुंशी ex-MLA, जिन्होंने किसान इंटर कॉलेज पहाड़िया में खुलवाया था। और आज वही एकमात्र पूरे विधानसभा के अंदर एकमात्र कॉलेज है जिसमें इंटर की पढ़ाई होती है और कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। और उसमें भी एक समझ लीजिए कि उसको चलाना एक मजबूरी है, तो किसी के ऐसे जालसाज के अंडर में चला गया है कि काफ़ी यहाँ के गरीबों को दोहन का काम किया जाता है। लेकिन हमारा ये सोचना था कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, यहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए था। हमने आपको अपने एजेंडे में भी बताया कि मैं छोटे छोटे जो है कॉलेज का स्थापना करूँगा, और उस कॉलेज में मतलब कि रोजगार से संबंधित टेक्निकल एजुकेशन और उसको साधन दे करके हम यहाँ से उसको टेक्नीशियन का हब बना करके देश विदेश में उसको एक्सपोर्ट करने का काम करूँगा, जिससे कि यहाँ की रोजगारी की जो बदहाली है उसको ऊपर उठाया जा सके। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा, और जितने भी यहाँ पर MP और MLA यहाँ पर बने हैं वो सिर्फ महज एक खाना पूरी के लिए और लोगों को छलावा के लिए और वादा करके वोट लेने का काम किया है। लेकिन जो बात आपने बोला ये सुनी हुई बात है, ये लोगों के झूठे वादे वाली बात है कि लोग इंस्टीट्यूशन और यहाँ पर कॉलेज खोलने की बात करते हैं। ऐसा कोई अभी तक यहाँ पर ऐसा बच्चा जन्म नहीं लिया है जो विधायक बन करके वो ऐसा बना दे। एक मोइनुद्दीन मुंशी था, अब इसके बाद कौन होगा वो तो आगे की जनता देखेगी। तो ये भूल अगर कहा जाए तो ये सिस्टम का है। सिस्टम किसने बनाया है ये तो पता लगाना आप पत्रकार बंद होगा। सिस्टम सरकार चलाती है, सिस्टम यहाँ के जनप्रतिनिधि चलाते हैं, सिस्टम यहाँ के जनतागण लोग चलाते हैं। मैं किसी को क्या बदनाम कर सकता हूँ?